नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें बताते हैं, साथ ही इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के हिसाब से कॉल्स देते हैं। हमारे साथ आज 4 मेहमान होंगे। दीपेन शाह हैं steben.com से, अनुज गुप्ता हैं हेड ऑफ कमोडिटी और करेंसी हैं HDFC सिक्योरिटीज से, और साथ ही नरेंद्र तनेजा हैं जाने माने एनर्जी एक्सपर्ट, और आगे देवेंद्र वोरा होंगे जो APMC वार्षिक के कारोबारी है, गेहूं के कारोबार से जुड़े हुए हैं। उनसे हम गेहूं इंपोर्ट को लेकर एक अहम खबर आपको बताने वाले हैं। लेकिन चलिए शुरुआत करते हैं कच्चे तेल के साथ, क्योंकि कच्चे तेल को अगर आप देखें तो कच्चा तेल आज भले ही बहुत ज़्यादा यहाँ पे गिरावट नहीं दिख रही है, लेकिन जो खबरें हैं ओपेक प्लस को लेकर कि ओपेक प्लस अब अपने उत्पादन कटौती 2025 में भी लेकर जाएगा। ओपेक प्लस का फिलहाल 58.6 लाख बैरल रोजाना कटौती की योजना है। हालांकि इसमें से 36.6 लाख बैरल की कटौती 2025 के अंत तक ले जाने की तैयारी ओपेक प्लस की है, और 58.6 लाख बैरल की कटौती सितंबर 2024 तक होगी। जो अतिरिक्त कटौती होगी वो अब सितंबर के बाद वो नहीं ले जाने के पक्ष में है। उनको लग रहा है, उनकी वजह ये लग रही है कि कमज़ोर मांग ग्रोथ और मार्केट में स्थिरता के लिए क्रूड के उत्पादन में कटौती ये ज़रूरी है, और साथ ही ऊंची ब्याज दरें है, और साथ ही US के बढ़ते उत्पादन को लेकर भी इन्हें चिंता है। अनुज, ये बताइए, इस खबर का हालांकि असर कुछ हुआ नहीं मार्केट पर, मार्केट कमजोरी दिख रहा है, क्या लग रहा है आगे बाजार और तेज हो सकता है क्या कच्चे तेल का? विष्णु जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, जो ओपेक मेंबर्स हैं उनकी स्टेटमेंट से ये फील आ रहा है कि कहीं ना कहीं वो डिमांड ग्रोथ को लेके काफी चिंतित हैं, और उसकी वजह से वो अपना प्रोडक्शन कट आगे भी एक्सटेंड करने वाले हैं। तो ये तो क्लियर है कि जो डिमांड ग्रोथ है क्रूड की, वो अभी भी उतनी स्ट्रांग नहीं है जो कि मार्केट को सपोर्ट कर सके। तो उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि एक सेंटिमेंटल जो है प्राइस नेगेटिव होते हुए दिख रहे हैं। तो फिलहाल तो हमें लगता है कि शॉर्ट टर्म में अभी जो ट्रेंड बना है वो थोड़ा सा नेगेटिव है, और हमें लगता है कि अभी भावों में कुछ और गिरावट देखी जा सकती है। हालांकि WTI $70 काफी स्ट्रांग सपोर्ट है। मुझे लगता है कि वहां से आपको एक्यूमुलेशन देखने को मिल सकता है, जो कि करीबन 6200 से आसपास, 6100 के आसपास M6 पे रेट आता हुआ दिखाई देगा। तो फिलहाल तो जो डिमांड कंसर्न है वो यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जिस तरीके से US की इन्वेंट्रीज इंक्रीज हुई है पिछले हफ्ते, वो एक सबसे बड़ा फैक्टर है क्रूड के लिए। तो मुझे लगता है कि फिलहाल अभी सेंटीमेंट थोड़ा सा नेगेटिव है, जहां पर आपको हायर लेवल में बिकवाली देखने को मिल सकती है। ये तो हायर लेवल पे बिकवाली दिख सकती, तो आप बेचने की सलाह दे रहे हैं 6350, 6305। दिपेन जी, आप बताइए क्यों यहाँ पर तेजी नहीं आई कच्चे तेल में? आप क्या वजह मानते हैं? बाजार इसको क्या प्राइस इन करके चल रहा था, मानकर चल रहा था? देखिए, आप ही के सबसे पहले शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। आप ही के क्वेश्चन का आंसर आप ही के ओपनिंग स्टेटमेंट में है। आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि बाजार बहुत ही सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है, और दायरे से ज्यादा ये सीमित वर्ड की इंपॉर्टेंस बहुत है, बिकॉज हमने देखा है कि आज से ही नहीं, क्रूड पिछले 6 महीने से काफी सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है, और ये सीमित दायरा 10% का है, 6250, 6200 से ऊपर में 6800 के आसपास। तो हमारा मानना है कि जो 6250 के आसपास जो सपोर्ट भाव पे आएंगे, वहां पे इस खबर की असर आपको देखने मिलेगी, और वहां से थोड़ा टेक्निकल उछाला या प्राइस में अपसाइड आ सकती है। तो थोड़ा इंतजार करें। या तो 6425, 30 के ऊपर के ब्रेकआउट पे, तो 6250 के आसपास आप खरीदारी करने की कोशिश करें। 6200 का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रखें। तो हमारा मानना है कि आगे जाके आपको फिर से 6700, 6600 के एक जो अपर साइड ऑफ द बैंड है, वहां पे प्राइसेस ट्रेड करते हुए दिख सकते यानी आपको लग रहा है कि लोअर लेवल पे खरीदे, दायरा बना रह सकता है लेकिन अपर बैंड के ऊपर जा सकता है, तो इसलिए आप नीचे खरीदारी का वेट करें। विठुवन, आप बताइए, आप क्या राय दे रहे हैं कच्चे तेल को लेकर? आपको क्या लग रहा है किस तरह की चाल आगे रहेगी कच्चे तेल की? देखिए, एक बात तो है कि अभी फिलहाल मार्केट में कोई ट्रेंड नहीं है एग्जैक्टली। 6700, 720 का एक स्ट्रॉन्ग जोन है, पहले जो मार्केट एक बार ट्राई किया था ऊपर जाने के लिए, वहां से जा नहीं पाया, और फिर वहीं से फिर सेलिंग आ रहा है। तो जो भी ओपेक का जो मीटिंग था, ऑलमोस्ट ये भी फैक्टर्ड इन था, जो भी सिनेरियो है कि प्रोडक्शन का एक्सटेंड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, क्रूड ऑयल में फिलहाल मैं WTI का जो देखता हूँ, अभी $76-80 चल रहा है। तो 76-75.80 जो लेवल है, वहां पे शायद बाजार रोकने के लिए कोशिश कर सकता है। और मुझे लग रहा है वहीं पे एक सपोर्ट है, जहां से शायद थोड़ा एक शॉर्ट कवरिंग रैली हो सकता है, क्योंकि लास्ट 3-4 दिन में सेलिंग है, और आज मंडे का भी सेलिंग कंटिन्यू हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि M6 में जो भी भाव है 6330, 6320
ये सब लेवल के आसपास शायद आके मार्केट वहां से एक बाउंस बैक लेने के लिए कोशिश करेगा, लेकिन बहुत ज्यादा शार्प बाउंस नहीं, 6450 या 6500 तक जाने के लिए कोशिश करेगा शॉर्ट टर्म में। तो मोबली लेट्स आओ में रिकवरी हो सकता है जब यूएस मार्केट खुलेगा। अभी सेंटीमेंट थोड़ा सा वीक है, तो मैं अभी फिलहाल तो यहाँ पे सेलिंग के लिए मैं प्रेफरेबल नहीं रहूंगा। हाँ, मुझे अगर मिलता 6700 के अगर आसपास लेवल मिलता तो अलग बात था। तो मैं बॉटम लेवल पे आसपास शॉर्टिंग करना मैं थोड़ा रिस्की मान के चलूंगा। तो मैं यहाँ प्रेफर करूंगा बाय करने के लिए 63 30 20 के आसपास बाय करने के लिए विद अ पुल बैक टारगेट ऑफ 6450। अगर मैं थोड़ा और डिफेंसिव जाऊंगा तो ऑप्शन में तो 6500 वाला जो कॉल है 98 के आसपास चला, या 6400 वाला कॉल भी देख सकते हैं। 6400 थोड़ा सा एट द मनी के आसपास ही बन जाएगा। तो अभी 143 के आसपास चल रहा है, ये 110-15 के आसपास या 105 के आसपास मिलता है तो मेरे हिसाब से इज सेफ बाइंग विद स्टॉप लॉस बिलो 80, टारगेट रहेगा 155 टू 160। तो नीचे लेवल पे मुझे बाय करना है, मैं रेंज बाउंड ट्रेंड एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। एक्सपेक्टेड अभी बहुत ज्यादा स्लाइड नहीं कर रहा हूँ बॉटम लेवल से। ओके, तो आपको लग रहा है कि यहाँ से अब ज़्यादा गिरावट नहीं आएगी, क्योंकि ऑलरेडी बाजार में लगातार चौथे ट्रेडिंग डे गिरावट दिख रही है और 81 तक फिसल भी चुका है, और फिर यहाँ से आपको लग रहा है खरीदारी करनी चाहिए। 6330 के आसपास खरीदे, 6450 के टारगेट कच्चे तेल को लेकर दिख रहा है। एक और काउंटर है एनर्जी मार्केट में नेचुरल गैस, जहाँ अच्छी तेजी आज दिख रही है। अनुज जी, 4% का उछाल, लेकिन उससे पहले नरेंद्र तनेजा जी का एक राय ले लेते हैं कच्चे तेल को लेकर। जाने माने एनर्जी एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। तनेजा जी, क्या लग रहा है कच्चे तेल जो ओपेक प्लस का जो फैसला हुआ वीकेंड पे, इसे आप किस तरह से देखते हैं और इसका बाजार पर क्या असर होगा? देखिए, जो ओपेक ने फैसला लिया गया और जिस तरीके से लिया गया, तो उसमें साफ जाहिर होता है कि उनकी हताशा है। उनकी लाख कोशिशों के बावजूद उन्होंने प्रोडक्शन कट करा, उन्होंने प्रोडक्शन कट अब लंबी अवधि के लिए बढ़ा दिया। इसके अलावा तरह तरह की रिपोर्ट्स लेकर के आए, एनालिसिस बाजार में उन्होंने डाले कि भाई किस क्या हालात होने हैं। उसके बावजूद जो डिमांड है वो कहीं बढ़ नहीं रही, और कीमतें जहां वो चाहते हैं $90 पर बैरल, वहां पहुंच नहीं रही है। पहुंची थी थोड़े समय के लिए, लेकिन वहां टिक नहीं पाई। तो अभी दो ही चीजें होती हैं, डिमांड कहीं से बढ़ नहीं रही। चाइना का जो डेटा निकल के आ रहा है, जो चाइना बहुत बड़ा खरीदार है, वहां कोई अभी बहुत भारी उम्मीद अभी फिलहाल नजर नहीं आती है। दूसरी तरफ जो पिछले काफी दिनों से जियो पॉलिटिकल प्रीमियम चल रहा था $8 से $10 पर बैरल पे, वो काफी हद तक कम हो चुका है, क्योंकि कुल गाजा इजराइल को लेकर लगता है कुछ समझौता हो जाएगा, और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, लेकिन उसका बहुत ज्यादा असर अब नहीं पड़ रहा है। दूसरी तरफ जो है ताइवान को लेकर कोई युद्ध हो जाएगा, अब ऐसे कोई आसार फिलहाल नजर नहीं आते। तो ऐसी स्थिति में जियो पॉलिटिकल ट्रिगर है नहीं, और मांग कहीं से बढ़ नहीं रही, तो तेल की कीमत ऊपर कैसे जाएगी, इसको लेकर के ओपेक परेशान है, उनमें हताशा है। प्रोडक्शन कट जैसा हथियार उसका प्रयोग वो कर चुके हैं, रिपोर्ट्स एनालिसिस मार्केट में डालना वो सब कर चुके हैं। तो फिलहाल मुझे ऐसा नजर आता है कि आने वाले जो समय है, 2-3 महीने, बहुत लंबा कहना मुश्किल होता है, उसमें कीमतें जो है वो $80 के आसपास जाएंगी, लेकिन बीच में $75 $76 इसके आसपास भी जाएंगी, ड्रॉप करेंगी। हालांकि एवरेज अगर $80 मेंटेन हो जाता है, मुझे लगता है ओपेक को कहीं ना कहीं उससे थोड़ी संतुष्टि मिलेगी, खुशी तो नहीं लेकिन संतुष्टि मिलेगी। लेकिन तेल जो है $80 के आसपास घूमेगा, बीच में 75-76 उधर भी जाएगा। बाकी इस बात पर डिपेंड करेगा गर्मी कितनी पड़ती है, क्योंकि यूरोप में भी गर्मी शुरू नहीं हुई है, तो क्या पड़ती है, उसका क्या उस असर होता है उत्पादन के लिए, बिजली उत्पादन के लिए क्या, और गैस उनको चाहिए होती है क्या, और डीजल चाहिए होता है, ये सबको भी इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल ओपेक के अंदर हताशा, उनके फैसले में हताशा, जो बड़े आयातक देश हैं भारत जैसे, उनके लिए कुल मिलाकर के एक ठीक ही खबर है, यानी अच्छी खबर है। शुक्रिया तनेजा जी, आपने बता दिए। जो की पॉइंट्स तनेजा जी की बात से लग रहा है वो ये है कि मांग, ग्लोबल डिमांड बढ़ नहीं पा रही है, वो ऐसा अपनी रिपोर्ट में ओपेक प्लस की तरफ से खुद ही ये बात सामने आ रही है। तेजी टिक नहीं पा रही है, हमने देखा रिकवरी की कोशिश थी, 86 जाने के बाद फिर से 81 के आसपास। उनको लग रहा है कि आप मीडियम टर्म में $80 के आसपास ही ब्रेंट क्रूड का भाव रहेगा, और जो जियोपॉलिटिकल प्रीमियम जो मिल रहा था, उस रिस्क का जो प्रीमियम मिल रहा था, वो अब गायब होते दिख रहे हैं, वो चीज़ें अब ठंडी होती दिख रही है। तो कुल मिलाकर ये खबर भारत के लिहाज से काफ़ी अच्छी है। चलिए, एनर्जी मार्केट पे हम नेचुरल गैस की बातचीत करने वाले थे। अनुज जी, आप बताइए, 4% की तेज़ी यहाँ पर दिख रही है, 223 रुपये के आसपास है MCX पर करेंट भाव पर, क्या सलाह दे रहे हैं ट्रेडर्स को? विश्वमोहन जी, नेचुरल गैस में जब से इसने 200 का लेवल ब्रेक किया है, तब से एक पॉजिटिविटी इसमें आती हुई दिखाई दी है। डिमांड इसकी बढ़ती हुई दिखी है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उसका इम्पैक्ट अभी पॉजिटिव रहेगा। और जिस तरह का बाउंस बैक आया है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर अगेन खरीदारी की सलाह रहेगी। हमें लगता है कि
अगर किसी को ट्रेड लेना है तो 204 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। ऊपर में टारगेट 229 से लेकर 238 तक का टारगेट देखा जा सकता है। तो वीकली पर्सपेक्टिव से हमें लगता है कि इस काउंटर में आपको पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी, तो यहाँ पर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज करना चाहिए। 204 का स्टॉप लॉस लगा के 238 तक के टारगेट के लिए खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। तो ये भी है नेचुरल गैस को लेकर। गोल्ड सिल्वर की बातचीत कर लेते हैं। चांदी की गिरावट बढ़ती जा रही है। ब्यूटमन आप बताइए, रिकॉर्ड से देखिए करीब करीब 5800 रुपए के आसपास चांदी नीचे आ चुकी है, 91,000 के नीचे। क्या करना चाहिए? गिरावट और स्टीप दिख रही है आपको, अब 1300 रुपए गिर गई है, अब तो 6000 रुपए से ज्यादा नीचे है रिकॉर्ड से। क्या करे? अभी देखिए यहाँ पे जिस तरह से फॉर्मेशन है, पहला तो शुरू हुआ था गोल्ड में जो रिजेक्शन आया था प्रीवियस ऑल टाइम हाई से, बाजार थोड़ा सा उसके आसपास सस्टेन नहीं करके अभी मार्केट सेलिंग आ रहा है गोल्ड में। आवाज आ रही है और कुछ? सेम सिनेरियो सिल्वर में भी हो रहा है, एंड सिल्वर में भी एक डबल टॉप जैसा। कैन यू हियर मी? यस यस सर, प्लीज। हाँ, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सेलिंग कंटिन्यू हो सकता है। जो करेक्टिव मूव है थोड़ा सा भी रहेगा, लेकिन बहुत ज्यादा यहाँ पे शार्प नहीं। मुझे लग रहा है गोल्ड या 71,000 या 70,500 तक पहुंच सकता है, और ये सिल्वर शायद 88,000 तक पहुंच सकता है। तो मेरे हिसाब से गोल्ड में आज कोई भी पुल बैक आता है तो नेक्स्ट वाला कॉन्ट्रैक्ट जो भी है उसको सेल कर सकते हैं पुल बैक। पुल बैक पे सेल करने की सलाह यहाँ पर आ रही है बिटुपन जी की तरफ से। आप बताइए दीपेन जी, आपको गोल्ड और सिल्वर किस तरह का मार्केट अब दिख रहा है? यहाँ पर गोल्ड 3,000 रुपए से ज्यादा नीचे है रिकॉर्ड से, चांदी करीब 6,000 रुपए नीचे है। अब बताइए क्या करें? देखिए, सबसे पहले तो डिस्पाइट द फैक्ट कि हमें वीकनेस लग रही है गोल्ड और सिल्वर में, हम ये शॉर्ट सेलिंग की रिकमेंडेशन देने से रिफ्रेन करेंगे। इनफैक्ट हम बाइंग ऑन डिप्स की रणनीति रखेंगे, बिकॉज अभी भी ट्रेंड तेजी का ही लग रहा है। हमारा मानना है ऐसे कि गोल्ड में मंदी आके आपको 69,500, मतलब यहाँ से और 1,500-1,600 की गिरावट बाकी है, और चांदी में सिमिलरली ऐसे ही और 2,500 से 3,000 पॉइंट की गिरावट आ सकती है। लेकिन आज भी फिजिकल मार्केट्स की बात करें और लॉन्ग टर्म की बात करें तो चांदी में काफी अच्छी बुलिशनेस है। तो खरीदारी के मौके आप चांदी में ढूंढे, यहाँ से समझिए 88,000 87,500 के आसपास मिलती है। तो मिनी कॉन्ट्रैक्ट, माइक्रो कॉन्ट्रैक्ट, जो भी आपकी रिस्क प्रोफाइल हो, वो हिसाब से आप सिल्वर को अक्यूमुलेट करें। ओके, आपकी भी सलाह अच्छी है, इन्वेस्टर्स के लिहाज से बेहतर सलाह है कि डिप पे आप मौके देख सकते हैं। यहाँ पर आप अनुज जी, इन्वेस्टर्स के लिए और ट्रेडर्स के लिए गोल्ड और सिल्वर में क्या सलाह दे रहे हैं इस गिरावट के बाद? देखिए, इन्वेस्टर के लिए तो एक अच्छा पॉइंट है कि भाव नीचे आए हैं, तो अगेन आपको खरीदारी के मौके मिलेंगे। बट मेरे हिसाब से अभी इन्वेस्टर को थोड़ा वेट करना चाहिए। जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए रहेगा कि बिकवाली का ट्रेड बना के चल सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमने लास्ट वीक के डेटा देखे हैं तो उससे कहीं ना कहीं थोड़ा सा लूमी पिक्चर होता हुआ दिख रहा है कि इंटरेस्ट रेट पे भी क्लैरिटी नहीं है। तो वो एक पॉइंट है जिसकी वजह से हम एक प्रॉफिट बुकिंग गोल्ड सिल्वर में आते हुए देख रहे हैं। हालांकि अगर आप दूसरी तरफ जाएंगे तो आपको पॉलिटिकल अनरेस्ट आता हुआ दिख रहा है। कहीं ना कहीं सेंट्रल बैंक की खरीदारी आपको गोल्ड सिल्वर में आती हुई दिख रही है, तो वो भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। बट करंटली जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो इंटरेस्ट रेट का, जो कि तरीके से सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो मुझे लगता है कि वेरी शॉर्ट टर्म के लिए अभी भावों में थोड़ी बहुत आपको प्रॉफिट बुकिंग और देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर बिकवाली की सलाह रहेगी सिल्वर के अंदर करीबन 90,880 के आसपास बिकवाली करें, 91,380 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट करीबन 90,800 और 90,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो सेंटीमेंट अभी डाउन है, हमें लगता है कि यहाँ पे बिकवाली का ट्रेड आपको देखने को मिल सकता है। हालांकि हम एक्सपेक्ट ये भी कर रहे हैं कि हो सकता है कि अगर ये 90,000 का लेवल ब्रेक करता है तो वीकली पर्सपेक्टिव आपको 88,000 तक के लेवल भी यहाँ पर आ सकते हैं। तो लेवल्स को वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। 90,000 का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिल्वर में भी दिख रहा है फिलहाल। अगर वो ब्रेक होता है तो फिर और गिरावट गहरा सकती है। ओके, तो ये व्यू है गोल्ड और सिल्वर को लेकर। लेकिन चलते हैं मेटल्स की। मेटल्स में कॉपर देखिए करीब 0.25% नीचे, 870 रुपए के नीचे। लेड 191 के करीब, जिंक 261 पे है, करीब 0.25% की गिरावट यहाँ दिख रही है। और एल्युमिनियम 239 रुपए के नीचे, 1% की कमजोरी यहाँ पर है। बिटुपन, क्या लग रहा है आपको इस गिरावट में? कहीं खरीदारी के मौके दिख रहे हैं या आज शॉर्ट करके जाना चाहिए बेस मेटल्स को? देखिए, बेस मेटल में जो मैं कॉपर को देख रहा हूँ वो थोड़ा सा एक करेक्टिव ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है। और करेक्टिव ट्रेंड में तो देखिए लोअर लो लोअर हाई बनता है, लेकिन वीक का डाउन ट्रेंड बनता है। तो मैं यहाँ पे ज्यादा शॉर्ट नहीं, जिस तरह से गोल्ड सिल्वर या बाकी सब में सेल ऑफ हो रहा है, बेस मेटल्स में इतना सेल ऑफ नहीं है। हाँ, थोड़ा सा रूपी के कारण थोड़ा सा गैप डाउन ज्यादा हुआ है, रूपी अप्रिशिएट के कारण। तो मुझे लग रहा है कॉपर में मैं डिफेंसिवली बाइंग करूंगा। 865 864 के आसपास अगर लेवल मिल जाता है तो मैं बाय करूंगा। मैं एक्सपेंसिव बहुत टारगेट नहीं रहूंगा फिलहाल के लिए 880।
जब ये कॉपर 900 के ऊपर सस्टेन करेगा तब मैं फर्दर बुलिश हो जाऊंगा, क्योंकि तब मुझे लगेगा कि जो भी मेरा इम्पल्स मूवमेंट या जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू करेगा। फिलहाल मार्केट करेक्टिव ट्रेंड है, तो करेक्टिव ट्रेंड में मैं अगेंस्ट द ट्रेंड नहीं करके मैं बॉटम में बाय करने के लिए प्रेफर करूंगा। प्रोबेबली 864 865 कैन बी बाय आइडिया फॉर मी, तो मैं कॉपर नीचे बाय करने के लिए प्रेफर करूंगा। जी आप क्या करेंगे मेटल्स में, फटाफट से बताइए अनुज जी। देखिए, बेस मेटल हमने लास्ट वीक भी गिरावट देखी थी और आज भी थोड़ा सस्टेन है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी देखी जा सकती है। तो करीबन 875 के आसपास कॉपर में बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं। 880 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट करीबन 859 तक देखने को मिल सकता है। और साथ में जिंक के अंदर भी मुझे लगता है कि एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो अक्रॉस द बेस मेटल, इंडस्ट्रियल मेटल एक प्रॉफिट बुकिंग है। मुझे लगता है कि वेरी शॉर्ट टर्म के लिए सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं। आप क्या सलाह दे रहे हैं बेस मेटल्स के ट्रेडर्स को, दीपेन जी? देखिए, अभी वेट करने की सलाह दे रहे हैं, बिकॉज हमारा मानना है कि कॉपर आपको 852 848 के आसपास देखने मिलेगा। ट्रेंड अभी भी अप है, तो इंतजार करें गिरावट का। आपको एल्यूमिनियम जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, अगर आप पिछले हफ्ते भी रिकलेक्ट करें कि हमने कहा था कि थोड़ा दूर रहे, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। 232 के आसपास एल्यूमिनियम आता है, तो वहां पे खरीदारी करने की कोशिश करें, वो काफी अच्छे लेवल्स होंगे और काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी प्रदान होगा। चलिए, तो बेस मेटल्स को लेकर सलाह हो गई। अब बात कर लेते हैं गेहूं को लेकर। गेहूं को लेकर खबर ये आ रही है कि सरकार अब तैयारी कर रही है ड्यूटी फ्री इंपोर्ट की, और जून के बाद इस पर फैसला हो सकता है, क्योंकि जून में जो अराइवल्स के सीजन खत्म हो जाएंगे गेहूं के, उसके बाद सरकार यहां पर ड्यूटी फ्री इंपोर्ट की तैयारी। फिलहाल 40% का इंपोर्ट ड्यूटी गेहूं पर है। हमारे साथ देवेंद्र बोरा है, गेहूं कारोबारी है, एपीएमसी वाशी में बैठते हैं। बताइए देवेंद्र जी, क्या ये इस खबर पे कितने को आप पुष्टि करें? आपको लग रहा है कि सरकार जून के बाद ड्यूटी फ्री इंपोर्ट करेगी गेहूं की? नमस्कार जी, बिल्कुल। ये चुनाव के टाइम पे ऐसा ये जो आया है गवर्नमेंट का, कोई रेप्यूटेड न्यूज पेपर में ये चीज आई है कि सरकार 40 लाख टन गेहूं को इंपोर्ट करने का मन बना रही है। तो अभी 31 मई तक गवर्नमेंट का अभी प्रोक्योरमेंट अभी जस्ट खत्म हुआ है। या तो इसमें इंटरनेशनल कोई प्रेशर है, या तो कोई लोकल डोमेस्टिक जो मल्टीनेशनल है वो 5-10 लोग ही ये इंपोर्ट करने का मन बना रहा है। ऐसा मार्केट में चारों बाजू ये बात चल रही है। मुझे ऐसा लग आपको रहा है ऐसा कि क्यों अभी लगता है कि प्रोडक्शन का इंटरनेशनल कोई प्रेशर है? देवेंद्र जी, आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि 140-45 करोड़ के आबादी को अगर आपको कैटर करना है, तो सरकार तो अपना रिजर्व भरना चाहिए। अब जानते हैं पिछले 3 साल से गेहूं उत्पादन की क्या स्थिति थी। ऐसे में तो सरकार को भी अपनी तैयारी करनी पड़ेगी, कंज्यूमर्स के बिल्कुल लिहाज से भी आपकी सरकार बात देखती है। बराबर है। ये 3 महीने पहले यूएस ने इंटरनेशनल लेवल पे हमारा ओपोज किया था कि ये जो गवर्नमेंट फ्री में जो गेहूं चावल बेच रही है, या तो ये जो एक्सपोर्ट कर रही है, उसका उसने कड़ा विरोध उधर जताया था यूएस ने। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर गवर्नमेंट को ये अपना पूल भरना है, तो सरकार खुद अगर करके जो पिछले साल की जो सरकार की जो सिस्टम थी, फ्लोर मिलों को सब्सिडाइज भाव में माल देके मार्केट को कंट्रोल किया था, उसी हिसाब से करे। अदरवाइज जो मैन्युफैक्चरर है, जो 765 के आसपास मैन्युफैक्चरर फ्लोर मिल के है, और नियर अबाउट 5 लाख के आसपास चक्की आटे वाले हैं, उनको डायरेक्ट उसकी जो प्रोडक्शन की कैपेसिटी है, उसके हिसाब से भी अगर इंपोर्ट करना दे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ जो डंपिंग है वो नहीं हो पाएगा। और अगले साल हमको ये जो गेहूं का प्रोडक्शन है, पिछले साल भी सरकार ने 2700 रुपया भाव डिक्लेयर करने के बाद मध्य प्रदेश और राजस्थान में, बाद में उसने वो क्या बोलते हैं, थोड़ा चेंज करके 2400 रुपया भाव करके दिया था। मुझे ऐसा लग रहा है कि आत्मनिर्भर हमको अगर फूड ग्रेन में अच्छे से प्रोडक्शन अपने भंडार भरने हैं, तो लोकल किसान को अच्छे दाम देने होंगे, तभी ये प्रोडक्शन का जो हम फिगर है वो अचीव कर पाएंगे। और जो अभी सरकारी आंकड़े हैं, वो उसके ऊपर खुद को, मेरे को लगता है सरकार को खुद को ही भरोसा नहीं है। आप ही कह रहे हैं कि 40 लाख टन तक का इंपोर्ट कर सकती है, अगर उस पीरियड में, लीन पीरियड जिस समय किसानों के माल नहीं आते हैं, उस समय सिर्फ स्टॉकिस्ट और कारोबारी जो आप जैसे लोग हैं उन्हीं के पास माल रहते हैं, अगर उस दौर में अगर इंपोर्ट करती है, तो इससे किसानों पर बहुत ज्यादा असर, तो मिनिमल असर हो सकता है, लेकिन उन पे डायरेक्ट असर तो नहीं दिख रहा है। उस समय अगर करती है, कंज्यूमर के हित के लिए सरकार फैसला करती है, तो यहाँ पे इंटरनेशनल बात कहाँ से आ गई सर? सर मेरी बात, मैं वही बोल रहा हूँ कि इसमें गिने चुने खाली 5-10 लोगों को ही इंपोर्ट का परमिशन मिलेगा, ऐसा सबको दिख रहा है। मैं ऐसा समझता हूँ कि अगर सरकार इंपोर्ट करने का अगर मन बना रही है, तो जो डायरेक्ट छोटे या
बड़े मैन्युफैक्चरर है उसको परमिशन देना चाहिए। अदरवाइज सरकार को खुद को अगर माल लेना है तो वो माल लेके जो पोर्ट एरिया है साउथ और मुंबईया है उधर वो माल मंगा के वो लोकल उसका जो आप बोल रहे हैं ना जो गवर्नमेंट का जो पूल है उसमें वो थोड़ा इजाफा कर सकती है स्टॉक के हिसाब से। आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ही डील हो, सरकार अपने पूल को डायरेक्ट भरे, ना कि कुछ चंद कारोबारियों के जरिए इसका इंपोर्ट हो, ये आप अपनी बात रखना चाह रहे हैं। ओके सर, शुक्रिया देवेंद्र जी, आपने वक्त निकाला। दूसरी बात ऐसी जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी देवेंद्र जी बोलिए। ऐसा है कि जो फ्री बी का जो अभी जो चला है कि ये जो सरकार का जो अभी गेहूं और चावल फ्री में दे रही है और ये इंटरनेशनल मिलेट ईयर्स हम लोग मना रहे हैं, तो मैं ऐसा समझता हूं कि जो एकदम गरीब है बीपीएल है उसको सरकार अनाज दे, ऊपर वाले जो लोग हैं उसको अगर सरकार डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम में लेके जावे और उसको उसकी वजह से जो मिलेट्स है ज्वार बाजरा मक्का वगैरह जो अपना ट्रेडिशनल जो फूड है फूड ग्रेन है उसके ऊपर थोड़ा उसका व्यापार बढ़ेगा और जो गेहूं के ऊपर जो लोड है अभी सरकार को वो थोड़ा कम होएगा, ऐसा मैं समझता हूं। उसमें दो निगेटिव चीज और भी है देवेंद्र जी। एक तो जो मिलेट्स के दाम गेहूं से 50% तक ऊपर है, ज्यादातर जो मोटे अनाज के दाम। दूसरा, कंज्यूमर का प्रेफरेंसेस कम है, वो अभी भी मिलेट्स को बहुत ज़्यादा खाने में पसंद नहीं करते। जिनको गेहूं के रोटी की आदत है, गेहूं के आटे खाते हैं, वो उसी की रोटी खाना पसंद कर रहे हैं। तो ये तो अलग चीज़ है, अलग डिस्कशन है। हालांकि इस पर जोर जरूर देना चाहिए, लेकिन अचानक से कोई इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। और गेहूं का जो दायरा है वो काफ़ी बड़ा है, लोगों तक पहुंच उसकी ज़्यादा, इसलिए भी सरकार इस तरह के फैसले लेती है। शुक्रिया देवेंद्र जी, आपने वक्त निकाला। चलिए एग्री मार्केट में आगे बढ़ते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट कमोडिटीज़ की बात कर लेते हैं। जीरे पे सबसे पहले आते हैं। आज यहाँ पे जबरदस्त तेजी दिख रही है, 5% से ज़्यादा का उछाल। अनुज जी बताइए क्या हो रहा है जीरे में? क्या ये तेजी फिर से जो आई है, शुक्रवार को हमने देखा करीब 5% की गिरावट, आज 5% की तेजी, क्या हो रहा है जीरे में सर? देखिए, अगर आप फिजिकल मार्केट की बात करेंगे तो वहां पे निचले स्तरों पे खरीदारी देखने को मिली है। हालांकि अगर हम ओवरऑल मसालों की बात करें तो यहाँ पे मानसून का काफी बड़ा इम्पैक्ट रहेगा। और हम देख रहे हैं कि आईएमडी के अकॉर्डिंग जो मानसून है वो धीरे धीरे अब आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि ये जो तेजी है ये हो सकता है कि आपको सस्टेन होती हुई ना दिखाई दे, हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपको अगेन एक प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दे। बट हाँ, कहीं ना कहीं ये जरूर है कि निचले स्तरों पर हमने देखा है कि फिजिकल मार्केट में खरीदारी लौटती हुई दिखाई दी है। तो मसालों में हम देखेंगे कि कहीं ना कहीं अगर प्राइस डिप लेंगे तो वहां पर अगेन आपको खरीदारी देखने को मिलेगी। तो ये जो खरीदारी है ये हो सकता है कि आगे सस्टेन ना करे। तो हमें लगता है कि अगर जो निचले स्तरों पर खरीदारी कर रहे हैं वो हाईयर लेवल में प्रॉफिट भी बुक करते रहे साथ साथ। आप बताइए दीपेन जी, आप क्या राय दे रहे हैं यहां पर? दीपेन जी से शायद अब ऑडियो उनका आ नहीं रहा है। अनुज जी आप ही बता दीजिए हल्दी और धनिया पर। देखिए, ओवरऑल मसालों के अंदर जो इम्पैक्ट है वो मानसून का है। हालांकि एक बाउंस बैक हम यहाँ पे देख रहे हैं, एक खरीदारी लौटती हुई देख रहे हैं। तो खरीदारी अगर यहाँ पे हम देख रहे हैं और सस्टेन होती है तो फिर आपको अगेन ऊपर के लेवल आते हुए दिखाई देंगे। मगर कहीं ना कहीं मानसून को नजर में रखना चाहिए। हमने जैसे पिछले हफ्ते बड़ी गिरावट देखी थी, तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि सेंटिमेंटल अभी भी उतना स्ट्रांग नहीं हुआ है। हालांकि निचले स्तरों पे खरीदारी जरूर देखने को मिली है। तो हल्दी और धनिया के अंदर भी आपको निचले स्तरों पे खरीदारी देखने को मिल सकती है। मगर मानसून की वजह से जो प्राइस है वो एक रेंज में ही रहेंगे। तो ज्यादा तेजी या मंदी में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। फिलहाल अभी मार्केट रेंज में रहेगी। हाँ, निचले स्तरों पर जरूर खरीदारी देखने को मिल सकती है। तो ये व्यू है मसालों को लेकर। लेकिन चलिए, शुक्रिया अनुज जी आपका, दीपेन जी और विठवन, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने वक्त निकाला। मुनाफे की मंडी में इतना